गैस में मैंने बता दिया था आप लोग को कुछ अजम्पशंस थी। उसके बाद हमने प्रेशर ऑफ ए गैस स्टडी किया था कि पार्टिकल जो मोलिकुलर डिफरेंट डिफरेंट ऐसे करके डायरेक्शन में कैसे भी घूम सकता है रैंडमली, ठीक है, एंड द पार्टिकल इज रिवॉल्विंग रैंडमली इन एनी डायरेक्शन। समझ में आ गया? देन उसके बाद हमने ये फोर्स कैलकुलेट किया और ये जो हमारा प्रेशर निकल के आया था 1/3 रॉ वी आर एम एस स्क्वायर, ठीक है। इट वॉज द प्रेशर एग्जिटेड, मतलब क्या कह सकते हैं, एक वॉल पे एक्सर्ट हो रहा है प्रेशर, किसी भी तरह से एक वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, ठीक है ना, एक ही वॉल पे। ये हमने कैलकुलेट किया था। फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। फिर मैंने आपको वी आर एम एस का फॉर्मूला वेरीफाई करके दिखा दिया, √3 RT बाई कैपिटल एम विच वॉज मोलर मास। ठीक है, क्या बोल रहे हो भानु, एक मिनट रुको। तो भाई वो रिमूव इसलिए हुआ होगा, उसने किसी और नाम से इन किया होगा, है ना, समझ रहे हो? उसको बोल सकते हो आप मेरे को कॉल कर लेगा, ठीक है, यू कैन कॉल मी। मैंने एक दो बच्चे को रिमूव उसको किया जिसने किसी दूसरे के नाम से ज्वाइन कर रखा था, ठीक है। तो 1/3 रॉ वी आर एम एस स्क्वायर, देन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये हो गया इधर। उसको मैंने लिख के दिखाया, इट इज √3 कैपिटल आर टी बाई एम ओ इज द मोलर मास। देन उसको मैंने कन्वर्ट करके स्मॉल एम में दिखाया था, याद आ रहा है कि नहीं? इट वॉज द के बी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। देन फिर यहाँ पे करके मैंने क्या किया था, क्लास को बंद किया था। यहाँ तक का पार्ट वी हैव कवर्ड, गॉट इट ना। इसी में आगे देखो पढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा, है ना। ये जो सब की 5-7 मिनट हमारी वेस्ट हुई हैं अभी तक, ठीक है, तो वो केवल इसी वजह से वेस्ट हुई है ताकि सारी बाकी की सारी मिनट्स सेफली मैं पढ़ा सकूँ आराम से विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, ठीक है। ठीक है, के बी की वैल्यू क्या थी भाई? के बी की वैल्यू ये थी ना 1.38 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, इट इज केल्विन, ठीक है, ये के बी की वैल्यू थी, ठीक है। सो दैट वी हैव कवर्ड। देखो अब आगे चलते हैं हम ग्राफिकल पार्ट पर, ठीक है, ग्राफिकल पार्ट पर आगे चलते हैं। तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, दैट इज गैस लॉस, कंबाइंड क्वेश्चन विल बी देयर, गैस लॉस हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, गैस लॉस हम पढ़ेंगे। हाँ भाई आदित्य बोलो। सर वो मैं मीटिंग से बाहर हो गया था, वो नेटवर्क इशू हो गया था, अच्छा, कुछ आप कह रहे थे क्या? नहीं नहीं नहीं, वो इसलिए बस वेरीफाई कर रहा था मैं, क्योंकि तुम्हारे नाम से ज़्यादातर कोई ना कोई ज्वाइन करता है, ठीक है। बट अभी ठीक है, इट्स ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। लो ये अनम्यूट कर देता हूँ मैं सभी को, ठीक है। हाँ मीरा क्या बोल रहे हो? सर एचसीवी के क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है उसमें थर्मल एनर्जी पूछा जाता है, तो थर्मल एनर्जी अभी हम करेंगे या थर्मल एनर्जी पढ़ेंगे, है ना, इंटरनल एनर्जी जब पढ़ाऊंगा ना तो वो वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। हाँ 25 में मैं उसको, मैंने वो चैप्टर पूरा लिख दिया एक्चुअली, सर वो बट उसमें एक्चुअली ना उसमें क्वेश्चन सिर्फ ऑब्जेक्टिव 1 और 2 हो रहे हैं, उसके बाद सर समझ में नहीं आ रहा है, मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं। हाँ थोड़े से तो मिक्स क्वेश्चन, अभी ऐसे करो एक दो क्लास और पढ़ लो फिर उसके बाद ट्राई करना हो सारे, ठीक है। ओके सर। हो जाएंगे। चलो भाई, गैस लॉज में आप लोग जानते हो तो फर्स्ट लॉ कौन सा होता है जो बहुत बेसिक है, बताओ। बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, ठीक है। बॉयल्स लॉ जल्दी जल्दी नोट करते जाइए, ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग की बात है। इट इज फॉर ए सर्टेन मास ऑफ गैस या फॉर ए सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस, ठीक है, फॉर ए सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस एप्लीकेबल होता है। दूसरा, इसके अकॉर्डिंग सीधी बात करते हैं हम क्या, कि जो प्रेशर है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, बट ये कब होगा? जब टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो इसका मतलब जो बॉयल्स लॉ है ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, इट इज आइसोथर्मल प्रोसेस, कैन आई से और नॉट, है ना। दैट मीन्स आई वुड से पीवी की वैल्यू इट विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। क्वेश्चन में जरूरत पड़ी तो आप यूज कर लोगे P1 V1 इज P2 V2, कब? जब आइसोथर्मल हो। जैसे फ्लूइड में 2 क्वेश्चन पैकेज में आए थे, आपने यूज भी किया था। आप बोल रहे हो सर इसका ग्राफ तो बना के दिखा दो, तो ये लो भाई, इधर वॉल्यूम है, इधर मैंने प्रेशर लिया, ग्राफ इस तरह का कुछ आता है। लेकिन ये कब है? जब टी हमारा कांस्टेंट है, इट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। या अगर कोई बोले कि यार मान लो एक इधर की तरफ ऐसे मैंने पी वी ले लिया, पी इंटू वी का मल्टीप्लीकेशन, और इधर की तरफ या तो मैंने पी ले लिया या फिर वी, कोई भी ले लिया, तो भाई इससे हमें कोई मतलब नहीं है। पी वी की वैल्यू तो हमेशा कांस्टेंट रहती है, कब? जब टी हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। जल्दी जल्दी नोट करो प्लीज, नोट इट डाउन वेरी फास्ट।
ठीक है, हो गया ना डन? सर 2 मिनट। ठीक है, चलो इसमें तो भाई साथ साथ करते रहो, इसमें मिनट नहीं लगाओ, ठीक है? सर ग्राफ बचा बस 1 मिनट। हाँ कोई बात नहीं, कर लो जल्दी। सर आज हम हाँ कर लो। थर्मोडायनामिक स्टार्ट कर देंगे। आज हाँ हाँ कोशिश करेंगे पूरी, वी विल ट्राई। चलो देखो, टी इज कांस्टेंट, ये मैंने बता दिया। देन इसके बाद हमारा आता है, ठीक है, इट इज चार्ल्स लॉ। ठीक है, इट इज चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या है? इट इज ऑल्सो फॉर ए सर्टेन मास ऑफ गैस, जल्दी जल्दी लिखो। ठीक है, इट इज ऑल्सो फॉर ए सर्टेन मास ऑफ गैस के लिए एप्लीकेबल है। और इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, लेकिन कब? जब प्रेशर कैसा रहे? कांस्टेंट रहे। इसका मतलब ये कैसा प्रोसेस है? इट इज आइसोबारिक। आइसोबारिक प्रोसेस है। ठीक है, तो इसमें मतलब v बाई टी की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अगर क्वेश्चन में यूज करोगे तो v1 अपॉन t1 विल बी v2 अपॉन t2, लेकिन ये कब एप्लीकेबल है? जब प्रेशर कांस्टेंट है। मतलब आप बोल रहे हो कि सर इसमें भी आप बनाई दो ग्राफ जल्दी से, तो मैं बना देता हूँ भाई। इट इज v, इट इज t। ठीक है, और एक ग्राफ में ऐसा बनाता हूँ हमेशा, v बाई टी, और इधर की तरफ या तो v या तो t और t। यू विल फाइंड इट इज अ कांस्टेंट, लेकिन कब? जब प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। और इसका ग्राफ कैसा बनेगा, कोई बताएगा? सीम्स टू बी पासिंग थ्रू ऑरिजिन, और ऐसे करके बनेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ऐसा बनता है कि नहीं बनता है? लेकिन ये कब बन रहा है? जब प्रेशर को आप कांस्टेंट ले रहे हो। इसी बात पे जो थर्ड आता है उसको बोलते हैं प्रेशर लॉ। ठीक है, और वी कॉल इट गेलुसेक लॉ। ठीक है, प्रेशर लॉ और गेलुसेक लॉ। ठीक है, ऐसे कुछ भी बोल सकते हैं। दैट इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर ए सर्टेन मास ऑफ गैस। फॉर ए सर्टेन मास ऑफ गैस यू मस्ट हैव स्टडीड इन केमिस्ट्री। ठीक है, यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं इसको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रेशर क्या होता है भाई? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अरे भाई, वॉल्यूम। टेम्परेचर। कब? ऐसा कब होता है? जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता सर, आइसोकोरिक। यस सर। कांस्टेंट है ना। दैट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। इट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। क्लियर है? इसका भी ग्राफ बना लो जल्दी से। सर वो आपने मास ऑफ मास लिख दिया, वो मास ऑफ गैस होगा। सर्टेन अमाउंट, सर्टेन मास ऑफ गैस, करेक्ट। ठीक है, सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस। इधर की तरफ बनाओ भाई, ये क्या बनेगा? P, इधर की तरफ T, तो कैसे ग्राफ आएगा? ऐसा ही आएगा, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ऐसा करके। ये कब है? जब वॉल्यूम कांस्टेंट है हमारा। ठीक है, यहाँ पे भी बना सकते हैं कि P बाई टी, और इधर की तरफ या तो P या तो T, है ना। यू विल फाइंड इट इज कांस्टेंट, कब? जब वॉल्यूम कांस्टेंट है। मतलब कुल मिला के P अपॉन टी इज कांस्टेंट। P अपॉन टी इज कांस्टेंट। ठीक है, यानी P1 अपॉन T1 इज P2 अपॉन T2। दैट्स हाउ वी कैन राइट इट। ठीक है, एंड आगे चलते हैं भाई। ऑल्सो फॉर एन आइडियल गैस, सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस का मतलब है सर्टेन मास, है ना। एक फिक्स्ड मास, फिक्स्ड अमाउंट गैस का, उसके लिए बात करते हैं। चलो, फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस क्या कर सकते हैं हम, बताओ? आइडियल गैस के लिए, ठीक है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है कि नहीं होता है? इट मीन्स यू विल से कि सर पी वी बाई टी इज एन आर, विच इज द कॉन्स्टेंट फॉर आइडियल गैस। तो उसकी दो कंडीशंस में आप इसको कैसे लिख सकते हो? P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स तो चेंज नहीं होंगे अगर कहीं लीकेज वगैरह नहीं है ना। फॉर आइडियल गैस विच इज क्लोज इन ए कंटेनर। क्लियर है? नंबर ऑफ मोल्स आर, मैं लिख देता हूँ, ठीक है, नो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। ऐसा कब हो सकता है जब नंबर ऑफ मोल्स में चेंज ना हो? बताओ कब होगा ऐसा? व्हेन, अरे बोलो भाई, क्लोज कंटेनर टाइप, ऐसा कुछ क्लोज करके कंटेनर क्वेश्चन होगा। है ना। क्लोज कंटेनर टाइप, इस तरह से क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ये जस्ट एग्जांपल लिखा है, और भी कुछ लिखा हो सकता है। ठीक है, हाँ, तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा इफेक्ट डालती है अगर पता ना हो हम लोगों को। ठीक है, आई होप दिस इज डन बाय यू। वेरी गुड।
सर जब चार्ल्स लॉ और गेलो-सैक लॉ में हम टेम्परेचर ज्यादा या कम करते हैं तो जो वो ग्राफ में चेंज आता है वो सब सर वो पढ़ा हमें है रटना ही पड़ता है या फिर वो मैथमेटिकली भी किसी ये तरह? सारा। अच्छा, मतलब ये चेंज आ रहा है कि ग्राफ में कैसा ग्राफ बन रहा है उसकी बात कर रहे हो? ये सर अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो प्रेशर बढ़ रहा होगा। अगर वॉल्यूम को फिक्स करके टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो प्रेशर बढ़ेगा। ये पूछ रहे हो शुद्ध है कुछ और? नहीं सर, जैसे ये गेलो-सैक लॉ है तो इसमें अगर हमने वॉल्यूम अलग बढ़ा दी या ऐसे कुछ कर दिया तो? वॉल्यूम को चेंज कर दिया तो? यस सर। नहीं नहीं, फिर तो वो गैलूसेक लॉ ही नहीं है। अगर वॉल्यूम चेंज हो गया तो फिर और कोई सी कंडीशन बन रही होगी, ठीक है। मतलब ओके तीनों में से एक चीज को कांस्टेंट रख के हम लॉ बना रहे हैं, ठीक है। ओके सर। और अगर तीनों में ही चेंज आ रहा है तो फिर वो एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, जिसके लिए P1 V1 अपॉन T1 विल बी P2 V2 अपॉन T2। या फिर एडियाबैटिक प्रॉपरली बन गया तो PV गामा पढ़ा होगा, PV गामा इज कांस्टेंट, P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा, यस सर। है ना, तो वो बन जाता है। ओके सर। चलो फोर्थ देखो, फोर्थ इज, ठीक है, एवोगैड्रोस लॉ। ये भी आप लोगों ने पढ़ा है, बताओ क्या होता है इसके अकॉर्डिंग। अरे भाई, वही तो बोलो। टू गैसेस ऑफ, आप लोग बोलते क्यों नहीं हो? Two gases of the same number of so two gases have the same number of moles have equal volume. अच्छा, और प्रेशर? Yes sir. So प्रेशर pressure का का क्या? और कौन, अनुष्का, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? Sir, in Avogadro's law, the volume of gas is directly proportional to number of moles at constant pressure and volume. अच्छा ठीक है। अब एक और ध्रुव, मीरा, मीरा आवाज नहीं आ रही मीरा? Sir, yes, sir. हाँ बताओ, व्हाट इज एवोगैड्रो लॉ? So two gases who have same number of moles, they they occupy equal volume at constant temperature and pressure. करेक्ट, ठीक है। चलो भैया ना, लेट अस डिस्कस। अरे अरे मीरा, हाँ सुनो सुनो सुनो, ये एक बच्ची और थी साथ में, ये तुहिना नाम की, वो एब्सेंट जा रही है 2-3 क्लास से, कोई आइडिया? नहीं सर, मेरी भी बात नहीं हुई बहुत टाइम से। अच्छा अच्छा, ए नॉट टू में ही थी ना वो तो। Yes sir. देखो टू गैसेस, ठीक है, टू गैसेस ऑफ सेम वॉल्यूम, टू गैसेस ऑफ सेम वॉल्यूम सेम प्रेशर, है ना, मैं इसको थोड़ा इजी लैंग्वेज में लिख देता हूँ, सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है। टू गैसेस ऑफ सेम वॉल्यूम सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है। these contain these contain equal number these contain equal number these contain equal number of moles, as you told, है ना, आप लोगों ने बताया equal number of moles। हाँ, मास अलग अलग हो सकता है, ठीक है, मास ऑफ द गैस में डिफरेंट, मास ऑफ गैस में डिफरेंट, ठीक है, मे बी डिफरेंट। ये सारी बातें नोट कर लिया करो, ठीक है, मास ऑफ गैस में भी डिफरेंट। तो में सेम नंबर ऑफ मोल्स होते हैं अगर गैस का वॉल्यूम सेम है, प्रेशर सेम है और टेम्परेचर सेम है, याद रखना। वैसे भी आपको ये तो पता ही है, 1 मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, 6.023 10 पावर 23 पार्टिकल्स, ठीक है, इतने पार्टिकल्स होते हैं 1 मोल में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं ना, कन्वर्जन ऑफ ग्राफ, क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ मैं धीरे धीरे, ठीक है। छोटा सा पॉइंट बताता हूँ इसमें, दैट इज रीडिंग ऑफ पीवी डायग्राम्स। अब आप सोचोगे सर पीवी बता रहे हो केवल, वीटी क्यों नहीं बता रहे? तो भाई ये पीवी डायग्राम इज ए हेडिंग, है ना, नेम ऑफ द हेडिंग, जस्ट इसमें सारे ही पढ़ते हैं। जैसे मान लो ये मैं बना देता हूँ एक, ध्यान से सुनते रहिए, इधर की तरफ एक मैंने ऐसे बनाया, इट इज पी, इट इज वी, और एक लाइन ऐसे जा रही है, एंड दिस लाइन सीम्स टू बी पास थ्रू दिस ओरिजिन मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री। तो इसकी इक्वेशन क्या मैं लिख सकता हूँ, पी इज इक्वल टू वी, कैन आई राइट और नॉट, है ना, पी इज इक्वल टू वी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, यहाँ पे बताओ आप। Yes sir. ठीक है, दूसरा सेकंड, मतलब ये रीड करना बता रहा हूँ, ग्राफ को कैसे कैसे रीड करना है, कौन कौन से बन सकते हैं।
जैसे ये मान लो P है, ये V है, अगर ऐसे ऐसे करके आ गया और इस पे एरो इधर की तरफ लगा होगा, तो इसको क्या रीड करोगे बताओ आप? कि ये प्रेशर एक कांस्टेंट है, इसका मतलब ये आइसोबैरिक प्रोसेस है। तो ये इंफॉर्मेशन मिल गई। ये इस तरह का आइसोबैरिक प्रोसेस है जिसमें वॉल्यूम हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? वॉल्यूम इज बढ़ इंक्रीजिंग, रहा है। है ना? तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा कि इस वाले में वॉल्यूम जो है हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो टेम्परेचर के बारे में बताओ क्या होगा, इंक्रीज के डिक्रीज? इंक्रीज। टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, है ना? इट इज कॉल्ड द रीडिंग ऑफ ग्राफ, ठीक है। और देखो और पढ़ते हैं, जैसे मान लो ठीक है, और ग्राफ हम लोग पढ़ते हैं कि यहाँ पर मैंने ऐसे कर लिया और इसमें टेम्परेचर इज जस्ट लाइक दिस, इट इज P एंड इट इज V, ठीक है। अब मेरे को बताओ कैसा ग्राफ है? इट इज आइसोकोरिक, व्हाई? Isocoric, sir. Volume same है. Constant. वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट है। प्रेशर क्या हो रहा है बताओ, डिक्रीज या घट रहा है। इंक्रीज? डिक्रीज। डिक्रीज। तो अब मेरे को बताओ, अगर वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट हो गया, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, प्रेशर कम हो रहा है, तो टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज। डिक्रीज Decrease. होगा, है ना? कौन सा लॉ है बताओ? प्रेशर लॉ, गैलुसेक लॉ, प्रेशर। ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया? दैट इज दिस। तो ये वाला जो है, अब और देखो, और प्रैक्टिस करते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। मान लो मैं क्या करता हूँ, एक ग्राफ ये बना लेता हूँ, ठीक है। बी फोकस एवरीवन। ये V, या ऐसे करो PV बना लिया, PV ग्राफ इस तरह से बना हुआ आ गया, इस तरह से बना हुआ। अब बताओ ये क्या है? ऐसे करके इस तरह का जो है ना, इसमें क्या हो गया कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो ये ऐसा कब होता है? जब टेम्परेचर कांस्टेंट है। कांस्टेंट। तो इट इज द आइसोथर्मल, है ना? आइसोथर्मल है। तो इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ कि वॉल्यूम क्या हो रहा है भाई? बढ़ रहा है। प्रेशर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। घट रहा है। और टेम्परेचर कैसा है? इट इज कांस्टेंट, Constant. ठीक है। जैसे और देखो एक दो ग्राफ, जैसे ये मैंने बनाया, यहाँ पर एक बना दिया, ठीक है। एंड आई एम सेइंग कि दिस इज V, दिस इज T एंड इट सीम्स टू बी पासिंग लाइक दिस, ऐसे करके पास हो रहा है। तो बताओ ये क्या है, कैसा है? और इसमें एरो मैं लगा दूँ, ये लो एरो लगा दिया मैंने। अब बताओ, V is directly proportional to T. और सर ये चार्ल्स लॉ प्रेशर कांस्टेंट है सर, तो आइसोबारिक. ये तो पता चल गया ना कि V by T एक सर्टेन अमाउंट वट एवर इट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट, यस सर। अब अगर ये कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट कब होता है? जब प्रेशर हमारा कांस्टेंट हो। कांस्टेंट। तो आइसोबारिक ग्राफ हो गया, ठीक है। चलो लास्ट, ठीक है, लास्ट में बना देता हूँ यहाँ पे VT ग्राफ बना लेते हैं। इट इज अगेन VT। चलो ये ही बना दिया। अब बताओ कैसा है, क्या लिखूं इसके बारे में? टेम्परेचर टेम्परेचर इज टेम्परेचर कांस्टेंट। कांस्टेंट, ठीक है। तो वॉल्यूम आइसोथर्मल, डिक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर आप लोगों ने कांस्टेंट बोल दिया, वॉल्यूम आप लोगों ने बोला कि डिक्रीज हो रहा है, तो फिर प्रेशर इंक्रीज। प्रेशर इंक्रीज होगा। प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो क्या ये वाला ग्राफ, ये 4th एंड 6th दीज आर इक्विवेलेंट ग्राफ? बताओ, ये 4th एंड 6th नहीं सर. इक्विवेलेंट है क्या? नहीं सर, नहीं यस है. सर। नहीं है, सर वहाँ पे प्रेशर कम हो रहा है ना वॉल्यूम फोर्थ के अंदर, सर. क्योंकि इसमें वॉल्यूम बढ़ रहा है और इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है। अच्छा, अगर इसका यस एरो मैं ऊपर कर दूं तब कैसा हो जाएगा? इक्विवेलेंट। सेम हो जाएगा। चलो कुल मिला के हमने जो कंक्लूजन किया, क्या क्या हमने कंक्लूड किया, उसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूँ। सर एक सेकंड के लिए लास्ट स्लाइड दिखा दो। अच्छा एक सेकंड रुको, तो ये लो भाई, कर लो जल्दी से। तो इसमें सर एक डाउट है स्लाइड में. हाँ पूछ लो। सर फर्स्ट वाला ग्राफ कैसे सर, क्या एक्सप्लेन कर दीजिए फर्स्ट वाला ग्राफ सर. फर्स्ट वाला ग्राफ कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, बस ये है कि P इज इक्वल टू V, ये एक्सप्लेन कर रहा है। सर कैसे निकाला हमने V को? निकाला नहीं है भाई, मैं बोल रहा हूँ कि अगर ऐसे करके ग्राफ ड्रॉ आ जाए तो इससे क्या इंटरप्रेट कर सकते हो? इससे ये इंटरप्रेट कर सकते हो कि P इज इक्वल टू V, मतलब ये प्रोसेस बनता है। देखो मैं बता दूं, P by V इज समथिंग 1 1, PV minus 1 इज 1। यस सर. ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं बताओ, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। अरे भाई क्या बोलते हैं इसको? वैसे पढ़ा नहीं हमने. नहीं है, पॉलीट्रॉपिक नहीं बढ़ा दिया। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नहीं, पॉलीट्रॉपिक नहीं। प्रोसेस। और इसके लिए अगर हम मोलर हीट कैपेसिटी निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? हाँ सर नहीं पढ़ा हमने ये. मैंने पढ़ा नहीं है। चलो तो फिजिक्स में पढ़ोगे, ठीक है। इट इज कांस्टेंट, x की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस r/2, तो c इज इक्वल टू cv प्लस r/2 हो जाता है ना? तो ये है मोलर हीट कैपेसिटी इस पूरे के लिए, इस तरह के प्रोसेस के लिए। इसको सर- पॉलीट्रॉपिक बोलते हैं। आएगा आगे तो आप डिटेल में समझ जाओगे, ठीक है।
सभी लोग ऐसे समझ लो सर कि मतलब P upon V equals to tan 45 equal to 1 हो जाएगा, तो P is equal to V हो जाएगा। हाँ बस अभी बस यही समझना है, ठीक है। ठीक है सर, ओके सर। बाकी नोट करो भी, चैट बॉक्स में इन्फॉर्म करो। सर जो एवोगाड्रो लॉ की स्टेटमेंट थी उसका वाइस वर्सा ट्रू होएगा? कैसे कि इफ नंबर ऑफ दिस टू इक्वल्स, तो फिर वो नहीं वाइस वर्सा ट्रू ऑलवेज कंडीशन में नहीं होगा, है ना। ओके सर। ठीक है, कोरोलरी बोलते हैं ना उसको, वाइस वर्सा कोरोलरी विल नॉट बी ट्रू, ठीक है। ऋत्विक क्या पूछ रहे हो भाई, 6 पार्ट में पी क्यों सिक्स पार्ट में पी क्यों इंक्रीज कर रहा है? क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है ना। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी होता है ना, वॉल्यूम बिकॉज डिक्रीज कर रहा है तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, दैट्स व्हाई, ठीक है। आई थिंक दिस इज नोटेड, प्लीज इन्फॉर्म। Yes. हो गया ना सभी का। चलो देखो भाई, नोट पॉइंट नंबर 1 जल्दी जल्दी से कर लो, बस इसको कंक्लूड करता हूँ, फिर नेक्स्ट स्लाइड से क्वेश्चन ही स्टार्ट हो जाएंगे। हमने पढ़ लिया आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसमें आप लोगों ने बताया सर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो मैं बोल रहा हूँ बताओ, इस अगर इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इस प्रोसेस के लिए आपको 3 ग्राफ ड्रॉ करने हैं, ठीक है। इस प्रोसेस के लिए आपको यू नीड टू ड्रॉ द 3 ग्राफ्स फॉर दिस, ठीक है। मैं यहाँ पे बना देता हूँ, जल्दी जल्दी अपनी कॉपी में ड्रॉ करो। ड्रॉ मैं बाद में करूँगा, पहले आप करेंगे, ठीक है। जैसे दिस इज, ठीक है। जो सेकंड प्रोसेस हमारा रहेगा उसके लिए भी ड्रॉ करना है। द सेकंड वाज व्हाट, कुछ भी, है ना, आइसोबैरिक ले लेते हैं। इसमें प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, प्रेशर इज कांस्टेंट। तीनों ग्राफ बनाने हैं। You need to draw all the 3 graphs, ठीक है। चलो, थर्ड प्रोसेस इज आइसोकोरिक, आइसोकोरिक जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, जीनो। मैं ग्राफ बनाने क्यों सिखा रहा हूँ इतने, है बहुत बेसिक लेकिन क्वेश्चन में आता है। Okay, it is T and it is V. This it is T, it is clear। चलो मैच करिए जल्दी जल्दी, ठीक है। आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट, तो पीवी ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे कुछ करके। हमें नहीं पता एरो किधर है, ठीक है, एरो क्वेश्चन में आता है, उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। अच्छा मेरे को बता, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, टेम्परेचर कैसा है इसमें, कांस्टेंट है। जब टेम्परेचर Constant. कांस्टेंट है तो एक ऐसी लाइन बनेगी कि नहीं बनेगी। Yes, sir. जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो यहाँ भी एक ऐसी लाइन बनेगी कि नहीं बनेगी। इज इट क्लियर टू ऑल। दूसरा पॉइंट मैं इसी में पूछ रहा हूँ, मेरे को बताओ, ये बताओ, अगर मैं देखो ध्यान से देखो, अब क्वेश्चन बना रहा हूँ, एक स्पेशल केस, अगर इसमें मैं एरो नीचे की तरफ लगा देता हूं तो फिर बताओ इसमें एरो किधर लगना चाहिए। अरे भाई, Sir, upwards. upwards. अपवर्ड के Upwards डाउनवर्ड, sir, volume Yes, upwards, sir. upwards. अपवर्ड लगना चाहिए, गुड। इसमें प्रेशर में Downwards. डाउनवर्ड लगना चाहिए, समझ में आ रहा है। और अगर क्वेश्चन में इसमें ऊपर लगा हुआ आता तो उसका रिवर्स कर देते हैं आप लोग, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर है ना, यहाँ तक कोई Yes. दिक्कत नहीं। चलो इसमें बताओ भाई, आइसोबैरिक के प्रेशर कांस्टेंट है, तो क्या इसको मैं प्रेशर को कांस्टेंट रख दूं, Yes, क्या sir. प्रेशर को इसमें भी कांस्टेंट रख दूं। जब जब इस दुनिया में प्रेशर कांस्टेंट होता है तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Temperature.
टेम्परेचर, इसको ऐसा करके कुछ मिलता हुआ इस तरह से ग्राफ बनेगा। अब इसमें भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, चलो एक एरो लगा देता हूँ मैं किधर भी, मान लो लेटर से मैंने इधर लगा दिया, तो अब बताओ इधर एरो कैसे लगेगा, अपवर्ड कि डाउनवर्ड? upwards, अपवर्ड लाइक दिस। और इधर कैसा लगेगा? upward, मतलब राइट Right. की साइड। राइट की साइड। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर भी हमारा बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम हमारा इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, अब थर्ड ग्राफ देखते हैं। थर्ड, प्लीज फोकस ऑन थर्ड। आइसोकोरिक में हमारा वॉल्यूम फिक्स रहता है, तो वॉल्यूम की एक यही वैल्यू रहेगी हमेशा, यानी वॉल्यूम फिक्स रहता है तो इसकी एक यही वैल्यू रहेगी हमेशा। जब जब इस दुनिया में वॉल्यूम फिक्स हुआ है तब तब P इज व्हाट, डायरेक्टली Directly प्रोपोर्शनल टू। proportional to Yes, temperature. sir. ठीक है, ऐसे करके। तो अब मैं इसमें आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। क्या क्वेश्चन? कि मान लो मैंने इसमें ऐसे लगा दिया, तो अब बताओ इसमें किधर लगे, लेफ्ट और राइट? Right, प्रेशर हमारा right. क्या हो रहा है, बढ़ रहा Right, है, right. इंक्रीज हो रहा है, तो volume टेम्परेचर हो क्या जाएगा। होगा, इंक्रीज Increase होगा। होगा। ठीक है, दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं तो इधर की तरफ चला गया। आई होप इट इज क्लियर, है ना? Yes. चलो भाई, अब नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन पे। ठीक है, नाउ प्लीज फोकस ऑन द क्वेश्चन पार्ट। ये ऐसे, ठीक है, इधर की तरफ ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है। ठीक है, इट इज प्रेशर, इट इज वॉल्यूम, और यहाँ पे वी नॉट वॉल्यूम है, इसके कोरस्पॉन्डिंग टू वी नॉट वॉल्यूम है, यहाँ पर पी नॉट वॉल्यूम है, यहाँ पर टू पी नॉट वॉल्यूम है। एक सेकेंड भैया ना, जिसका अगर नॉट नहीं हुआ है डोंट वरी, मैं बताता हूँ अभी, वापस टाइम दे दूंगा। ठीक है, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये रीडिंग है लाइक दिस। जो ग्राफ दिया हुआ है ना, जिसके लिए आपको बताना है दैट ग्राफ इज यहाँ से यहाँ तक ऐसे, एरो पे ध्यान देना, और यहाँ से यहाँ तक ऐसे। दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट एंड दिस इज सी पॉइंट। ठीक है, ये ग्राफ है, और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है ड्रॉ इट्स कोरस्पॉन्डिंग, या फिर इक्विवेलेंट वर्ड यूज हो सकता है। ठीक है, वीटी एंड पीटी ग्राफ्स। ठीक है, और मैं डेटा के साथ कराता हूं, तो मैं आपको बोलूंगा कि पी नॉट वी नॉट अपॉन एन आर, एन इज द नंबर ऑफ मोल, की वैल्यू टी नॉट है। पी नॉट वी नॉट अपॉन एन आर की वैल्यू टी नॉट है ना? तो आपको क्या करना है, जितने भी पॉइंट्स हैं जैसे ए बी सी, सब पे आपको बताना है कितना टेम्परेचर है, कितना प्रेशर है, कितना वॉल्यूम है। मैं क्या बोल रहा हूँ, एट ऑल द पॉइंट्स यू नीड टू फाइंड आउट द थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स। ए की तीनों चीजें बतानी है, कितना प्रेशर, कितना वॉल्यूम, टेम्परेचर। बी की भी तीनों चीजें बतानी है, कितना प्रेशर, कितना वॉल्यूम, कितना टेम्परेचर। सी के लिए भी तीनों चीजें। ठीक है ना, यू आर हैविंग टाइम फॉर क्या, 1 और 2 मिनट। ये क्वेश्चन नोट कर लो। सर जो हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं वो ओरिजिनल ग्राफ पे अच्छा सेम ही होंगे, ठीक है सर। हाँ भाई देखो, जैसे ए के हमें पी नॉट वी नॉट तो पता है ना, ए का टेम्परेचर और बताना है। ठीक है, वैसे बी में ये पता है, ये पता है, बी का टेम्परेचर। सी में भी ये पता है, ये पता है टेम्परेचर ना। और ग्राफ भी ड्रॉ करने, दोनों ग्राफ। आप बोलोगे सर पेपर में कैसे ड्रॉ करने के लिए आ सकता है, मैं बताता हूँ। ये ग्राफ आएगा, फिर 4 ऑप्शन में 4 ग्राफ प्रिंट होके आएंगे, 2 वीटी और 2 पीटी, और ये क्वेश्चन बन के आता है मल्टी करेक्ट में। तो 2 वीटी में से 1 वीटी सही होगा, 2 पीटी में से 1 पीटी सही होगा, इस तरह से क्वेश्चन बन के आता है। ठीक है, आप लोग मेरे को बताओ, इफ यू हैव नोटेड दिस मच, दिस स्लाइड, मतलब ये वाला क्वेश्चन, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दूंगा इतने टाइम में। हम्म? शिक्षा क्या बोलो, लास्ट स्लाइड? हाँ भाई, ये सब ये नोट कर लिया ना, ये लो लास्ट स्लाइड में दिखा देता हूँ। ये लो भाई, जिसका लास्ट स्लाइड छूट गया था, शिवेन, शिवेन कर लिया था, शिवेन ने, इसका भी छूट गया था। मेरा नहीं। हम्म।
पीटी ग्राफ। ठीक है, वीटी ग्राफ बनाना है और एक हम लोग बनाना है पीटी ग्राफ। वीटी में देखिए सुनिए प्लीज, नाउ फोकस। ए से बी, ठीक है, दोनों प्रोसेस को मैं अलग से समझा देता हूँ। आप एक तो ए बी प्रोसेस है हमारे पास, और एक हमारे पास है बी से लेके सी, बी सी प्रोसेस। ठीक है, दोनों को थोड़ा पढ़ लेते हैं। ए से बी वाले प्रोसेस में क्या कांस्टेंट है बताओ? प्रेशर इज Pressure. कांस्टेंट। प्रेशर और बी से लेके सी वाले में वॉल्यूम इज Volume. कांस्टेंट। तो क्वेश्चन हमारे लिए इजी हो गया। देखो, जब भी प्रेशर कांस्टेंट होता है तो हमें पता है वी इज व्हाट। ठीक है, Directly proportional to T. पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो पहले कैसा बनेगा? पहले ऐसा बनेगा, इस तरह। ठीक है, दिस इज ए पॉइंट। हमें पता है भाई ए पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम कितना दिया है बोलो? V naught. ठीक है, और टेम्परेचर इतना होगा, उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब ए से बी तक जाने में वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो एरो किधर लगाना पड़ेगा? ऊपर की तरफ। Upward. है ना, हम बी पॉइंट पर पहुंच गए। दिस इज द पॉइंट बी। नाउ बी से लेके सी तक प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो बी से लेके सी तक वॉल्यूम कांस्टेंट है, फिक्स्ड है। और प्रेशर क्या हो रहा है बताओ? सर इंक्रीज हो रहा है, Increase. इंक्रीज हो रहा है ना। तो प्रेशर अगर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी क्या होगा? इंक्रीज Increase. होगा, इंक्रीज होगा ना। हाँ, इंक्रीज होगा, वेरी गुड। तो यहाँ से इधर की तरफ आ जाएगा ऐसे करके। दिस विल बी द आंसर। लेकिन मैंने बोला इनकी सारी चीजें बतानी है ना, तो आपको बेसिकली देखो, ए पॉइंट का वॉल्यूम पता है, बी और सी पॉइंट का भी वॉल्यूम आपको पता है कितना, इट इज 2v नॉट। ठीक है, इतना 2v नॉट। देन ए के कॉरस्पॉन्डिंग कितना टेम्परेचर है, बी के कॉरस्पॉन्डिंग कितना टेम्परेचर है। अब सोचो, कभी भी हम P नॉट V नॉट फॉर ए, है ना, फॉर ए पॉइंट, देखो क्या लिख रहा हूं मैं नीचे, P नॉट V नॉट इज nRT एट ए। तो P नॉट V नॉट अपॉन nR इज टेम्परेचर एट ए, इजंट इट? तो टेम्परेचर एट ए बोलो कितना आ गया? T नॉट। क्यों? क्योंकि P नॉट V नॉट अपॉन nR को मैंने क्वेश्चन में दिया हुआ था, इट इज T नॉट। तो फिर क्या लिखूं मैं बताओ? इसका टेम्परेचर हो गया T नॉट। अब इसका टेम्परेचर निकाल दोगे, कितना आएगा बोलो? भाई देखो, इसका प्रेशर तो सेम ही है ना, ए और बी का प्रेशर सेम है। देखो, तो वॉल्यूम डबल हो रहा है, तो वॉल्यूम के डबल होने से टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा? डबल। डबल हो But 2 जाएगा। V naught हो जाएगा। है तो इट विल बी 2T नॉट, है ना, 2T नॉट इट विल बी। तो ये मैंने लिख दिया 2T नॉट। अब ये बताओ सी का कितना हो गया है? सी का वॉल्यूम कितना है? 2V। प्रेशर कितना है? 2P। वॉल्यूम भी डबल हो गया, Four. प्रेशर भी डबल हो गया, तो 40 naught. 40 नॉट हो गया। वेरी गुड, करेक्ट। ठीक है, इसी तरह से आप इसका बना दो जल्दी से। सर 40 नॉट कैसे आया? यहाँ पे निकाल लो ना, T एट सी विल बी प्रेशर एट, है ना, प्रेशर कितना है सी पर? 2P नॉट। वॉल्यूम कितना है? 2V नॉट अपॉन nR। T एट सी इज 4P नॉट V नॉट अपॉन nR। इसकी वैल्यू हमें T नॉट दी है, तो T एट सी इज 40 नॉट। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, समझ में आ गया। दैट इज दिस। नाउ इसके बाद PT को देखते हैं कैसा बनेगा भाई। P से लेके T, जल्दी जल्दी बताओ। प्रेशर इज कांस्टेंट एट A to B, तो सीधा सीधा ऐसा आएगा, है ना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, A to B। प्रेशर इज कांस्टेंट, वॉल्यूम इंक्रीजिंग, तो टेम्परेचर भी इंक्रीजिंग। नाउ बी से लेके सी तक वॉल्यूम इज फिक्स्ड, बट प्रेशर बढ़ रहा है। तो प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर क्या होगा? है? बड़े। बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? डायरेक्टली, है ना, सीम्स टू पास थ्रू ओरिजिन लाइक दिस। तो ये हो गया हमारा सी पॉइंट। अब इसके देखो सारी चीजें हमें पता है, अब इसमें कैलकुलेट नहीं करनी सेकंड वाले ग्राफ में। ये कितनी है बोलो? P नॉट। सी के कॉरस्पॉन्डिंग कितना है? 2P नॉट। इधर टेम्परेचर T नॉट, इधर कितना? 2T नॉट। सी के कॉरस्पॉन्डिंग कितना? ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं ना, 40 नॉट। दिस इज द इक्विवेलेंट VT एंड इक्विवेलेंट PT ग्राफ। आई होप इट इज क्लियर, है ना। प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन। करो, नोट करना है। अच्छा, तो जल्दी कर लो नोट, है ना, जल्दी कर लो। सर पॉइंट बी पे जो है वो चार्ल्स लॉ पे होएगा या लुसाक्स लॉ? पॉइंट बी पर यस सर। मतलब क्या कैलकुलेट करने के लिए? सर मतलब अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है और वो सीधा जैसे लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर अ पॉइंट, लॉ इज एप्लीकेबल फॉर द प्रोसेस।
ठीक है, किसी अच्छा। पर्टिकुलर पॉइंट के लिए लॉ कुछ होता ही नहीं है। जैसे मैं बोल रहा हूँ चार्ल्स लॉ, इट इज एप्लीकेबल फॉर 2 पॉइंट्स एटलीस्ट, एनी 2 पॉइंट्स, ठीक है। Got ओके it? सर हम्म, सर मतलब इस क्वेश्चन में तो पहले हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड करके फिर भी तो प्लॉट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। प्रेशर कांस्टेंट है क्योंकि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी आ रहा है ना। अब इजीली हम ड्रॉ कर सकते हैं। देखो ए बी में वॉल्यूम कांस्टेंट कर देता हूँ, तो अगर ए बी में वॉल्यूम कांस्टेंट करूंगा तो वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब है सर्टेन, यानी ए पर जो वॉल्यूम है बेसिकली कितना है वी नॉट, वही बी पर भी होगा। ठीक है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ, लेटर से ए पॉइंट है और ये से। अब मेरे को बताओ ए से बी तक टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या प्रेशर भी बढ़ रहा होगा? हाँ बिल्कुल बढ़ रहा होगा, तो एरो किधर आ जाएगा? ऊपर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, अब बी से लेके सी का प्रोसेस देखो भाई कैसा है, टेम्परेचर कांस्टेंट, और जब जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो पीवी डायग्राम कैसा आता है बताओ? Downwards. इस तरह का एक कर्विकल होता है कि नहीं Yes, होता sir. है? और ये आ गया हमारा क्या पॉइंट, सी पॉइंट। अब इस बी से लेके सी तक में हमने देखा वॉल्यूम हमारा इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम हमारा इंक्रीज, तो वॉल्यूम इधर की तरफ इंक्रीज होगा और प्रेशर इधर की तरफ डिक्रीज, तो ऐसे एरो आ गया। अब सी से लेके ए तक का प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर इसी लाइन पे कांस्टेंट है ना, और प्रेशर कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो लेट इट इज ए बी सी ए। ठीक है, ये हमारा कर्व इस तरह से बन गया। अब आपसे मैं पूछूं बताओ ए का वॉल्यूम कितना है वी नॉट, बी का वॉल्यूम कितना है वी नॉट, सी का वॉल्यूम कितना है? ठीक है, तो इट इज गिवन, ये तो सारी चीजें गिवन थी। सेकंड कोऑर्डिनेट टेम्परेचर, बताओ ए का टेम्परेचर कितना है टी नॉट, बी का कितना है 2 टी नॉट, सी का कितना है 2 टी नॉट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मेरे को बताओ ए का प्रेशर कितना है, P व्हाट इज द naught. व्हाट इज द प्रेशर एट ए, पी नॉट आ जाएगा। ठीक है, और व्हाट इज द प्रेशर एट बी, 2 टी 2 P नॉट। naught. अगर कोई बोले कि सर ए का कैसे आया प्रेशर पी नॉट, तो पी ए है ना, वी नॉट इज इक्वल टू एन आर टी नॉट, तो पी ए इज इक्वल टू एन आर टी नॉट अपॉन वी नॉट, जिसको मैंने वी क्या बोला था, पी नॉट बोल रखा है। ठीक है, ऊपर ध्यान से पढ़ो, लिख दिया। इधर आओ पीटी में आ जाओ, पीटी में जल्दी जल्दी से। ए बी प्रोसेस, ए बी प्रोसेस में वॉल्यूम कैसा है हमारा, कांस्टेंट है। जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ए बी कैसा मिलेगा बोलो, इस तरह का। Yes. ठीक है ना, ए इज दिस पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, ओके। अब ए के कॉरेस्पॉन्डिंग प्रेशर दुनिया जान गई, पी नॉट। बी के कॉरेस्पॉन्डिंग प्रेशर ये भी सबको पता चल गया, कितना बोलो, 2 पी नॉट, है ना। अब देखो ए से बी वाले में वॉल्यूम हमारा क्या था, फिक्स था, टेम्परेचर हमारा बढ़ रहा था, तो प्रेशर भी क्या होगा बोलो, बढ़ेगा, इंक्रीज Increase. करेगा, ऊपर आ गया। अब बी से लेके सी तक टेम्परेचर कांस्टेंट, तो ऐसे आ गया, लेकिन प्रेशर बी से लेके सी वाले में क्या हो रहा है बोलो, कम हो रहा है, क्योंकि Decrease. वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये सी पॉइंट आ गया। अब सी से लेके ए वाला प्रोसेस अगेन प्रेशर इज सेम Pressure constant. और डिक्रीज हो रहा है, तो इस तरह का ग्राफ हमारा बन के आ गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? बाकी ये No, रीडिंग sir. आपको पता चल गई, 2 टी नॉट एंड दैट इज दिस इज 2 टी नॉट एंड ऑल द थिंग्स यू नो। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक सर है, जो सी से ए में सर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, इसलिए हमने मतलब एरो बनाया। भाई सी से ए में जाने पर देखो क्या हो रहा है, टेम्परेचर भी कम हो रहा है, वॉल्यूम भी कम हो रहा है, यस सर। एंड प्रेशर इज कांस्टेंट। तो प्रेशर तो कांस्टेंट है तो सीधी लाइन आ गई, और टेम्परेचर कम हो रहा है इसलिए एरो अंदर आ गई। ठीक है, यस सर, ठीक है सर। ओके। अब देखो कुछ क्वेश्चन वो करते हैं जो है तो काफी सिंपल लेवल के, बट वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन बेस्ड आते हैं, ये तो ग्राफिकल बेस्ड है। जैसे हमने जो फॉर्मूले पढ़े प्रेशर गैस है ना, आरएमएस वैल्यू वगैरह, उसके लिए। नाउ फोकस, द क्वेश्चन इज, देखो देयर इज अ वेसल, बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, ऑफ वॉल्यूम 8.3 लीटर
लीटर इज नॉट MKS टर्म, ठीक है। contains a mixture contains a mixture of ठीक है, ideal gases, ठीक है, ideal gases, ठीक है, at it is at 300 Kelvin, ठीक है। जो मिक्सचर है आइडियल गैस का, जल्दी से लिखते रहो उसको। इट कंसिस्ट ऑफ, मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, नाइट्रोजन 0.2 मोल्स। अच्छा एक मिनट कंसिस्ट ऑफ 0.1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, 0.2 मोल्स ऑफ O2 एंड 0.3 मोल ऑफ, ठीक है, ऑफ CO2, ऐसे करके दिया है क्वेश्चन में। नाउ फाइंड द प्रेशर। केमिस्ट्री में एक वो पढ़ा होगा, डाल्टन्स लॉ, पढ़ा है नहीं पढ़ा है? ठीक है, यस सर पढ़ा है। ठीक है, हाँ, कि डाल्टन्स क्या बताता है कि अगर गैस अलग अलग मिक्स कर दिया तो सबके प्रेशर का सम टोटल मिक्सचर के सम के बराबर होता है, ठीक है। दैट यू नीड टू सॉल्व। बताओ व्हाट इज द आंसर। और मेरे को ये बता दो, अगर आप लोगों ने ये चारों लाइन नोट कर लिए तो मैं उतने टाइम में नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लूंगा। कर ली सर। हो गया, करो, ट्राई करो, आंसर बताओ चैट बॉक्स में, ठीक है। मीनवाइल मैं नेक्स्ट लिख लेता हूँ। सर यहाँ पे जो लीटर है उसको कन्वर्ट करना होगा। हाँ, 1 लीटर क्या होता है बताओ मेरे को। 1000 मिलीलीटर। अरे नहीं, वो तो क्या फायदा हुआ उसको कन्वर्ट करने का। देखो MKS में बता रहा हूँ, क्यूबिक में करना पड़ेगा। 1 लीटर इज 10⁻³ मीटर क्यूब, ठीक है, ये होगा। सर डाल्टन का लॉ क्या था, जरा बताना है मुझे। क्या ये? सर डाल्टन लॉ। अच्छा, उसमें ये था एक प्रेशर दूसरा, मतलब 2-3 गैस अगर एक ही मिक्सचर को मिला के मिक्सचर बना दिया तो मिक्सचर का प्रेशर उन 2 या 3 इंडिविजुअल गैसेस के प्रेशर के सम के बराबर होता है। Write down in the chat box. Nobody is written till now. विद यूनिट लिखना है ना। सर आर की वैल्यू मतलब क्या लेनी है, वो समझ नहीं आ रहा। यूनिट के अकॉर्डिंग ले लो वैसे, है ना। जैसे मैंने आर की वैल्यू क्या लिखवा रखी है आप लोगों को बताओ। 8 2 पॉइंट, कैलोरी पर। अच्छा ये सर। हाँ, या तो कैलोरी में लिखना चाहते हो वैसे, बट क्योंकि हमें तो यहाँ पे, है ना, वैसा कुछ सर चाहिए आंसर नहीं, भेज दिया आपको। तो आंसर में मेनली केल्विन में हम लोगों को देना चाहिए, है ना। केल्विन का टेम्परेचर क्योंकि दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग यूज करके। तो मैं बताता हूँ, आर की वैल्यू आप यूज करो सीधा जूल वाली, 8.31 जूल पर क्या था, मोल केल्विन, ठीक है ना। ओके। तो सर हमें वॉल्यूम को क्यों कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ रही है? मैं क्योंकि MKS में करूंगा,
अदरवाइज तो अगर आप डायरेक्टली लीटर में करोगे तो उससे भी हो जाता है, ठीक है, उससे भी हो जाएगा, ठीक है। मैं तो एमकेएस में कन्वर्ट करके करता हूँ, इसलिए मैंने बोला कि उसमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है भाई, हाँ भाई मयंक सही आंसर है ऑलमोस्ट, ठीक है। सर वो पीछे वाला क्वेश्चन दिखा दीजिए नेक्स्ट। एक सेकंड दिखा रहा हूँ, सेकंड वाला या जो मैंने दिया हुआ है? सर सेकंड वाला। ये दिखा रहा हूँ। रुको, पहले ये वाला क्वेश्चन देखो सभी लोग, ठीक है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। इट इज सो सिंपल क्वेश्चन, और इसमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के क्वेश्चन ऐसे ही रहते हैं। भाई 3 गैस है ना, तो सबके प्रेशर के सम के बराबर इसका नेट प्रेशर होगा। पी का फॉर्मूला क्या होता है? N1 RT by V प्लस N2 RT by V प्लस N3 RT by V, ठीक है, इतना है। टोटल वॉल्यूम V है, टेम्परेचर कितना है 300 पे सारे, R हमारा फिक्स्ड है। हाँ, उनके नंबर ऑफ मोल्स अलग अलग है, दे हैव द डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे भाई कि P इज इक्वल टू N1 प्लस N2 प्लस N3 दैट इज RT by V। तो 0.1 0.2 0.3 है ना। R की वैल्यू कितनी होती है? 8.31 है ना, जूल पर मोल केल्विन ऐसे करके याद रखना, यानी एमकेएस में और केल्विन में टेम्परेचर है, तो टी को हमें केल्विन में यूज करना ही है, तो 300 केल्विन। और वॉल्यूम को एमकेएस में कन्वर्ट करूंगा तो 8.3 इंटू 10⁻³ इतना आ जाएगा, ठीक है। तो P इज इक्वल टू ये ऐड करके हो गया कितना 0.6 हो गया, इंटू इट इज ऑलमोस्ट है ना 8.3 है, ये भी 8.3, 1 टाइम्स मैं इसको कट ही कर देता हूँ यहाँ से, Yes. ठीक है। तो इट इज 300 इंटू 10⁻³ तो यहाँ से 1.8 के आसपास 10⁵ पास्कल इतना आ रहा है। Yes. मेरे ठीक है। 1.968 आ रहा है टोटल एग्जैक्ट। नहीं 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 1.968 एग्जैक्ट आ रहा है, चलो ठीक नो है सर इतना ही आएगा। सर ये आ रहा है ना, हाँ इतना ही आना चाहिए, 9 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इतना आएगा, ठीक है। दैट इज द क्वेश्चन। नाउ कुछ यूजफुल टर्म्स हैं, जैसे कभी कभी क्वेश्चन में आपको लिखी हुई दिखाई देगी कंडक्टिंग वॉल, तो आप समझ जाएंगे कि इसमें से हीट ट्रांसफर हो सकती है। अगर आपको वर्ड दिखाई दे एडियाबेटिक वॉल या फिर नॉन कंडक्टिंग वॉल, तो इसका मतलब नो हीट ट्रांसफर अकर्स, नो हीट ट्रांसफर अकर्स, ठीक है, कोई हीट ट्रांसफर नहीं है। होता। सर ये लिखना है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। डायथर्मिक वॉल अगर कहीं क्वेश्चन में दिख जाए तो उसका मतलब है हीट ट्रांसफर होता है, लेकिन कब तक होता है? जब तक कि थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो पाती, ठीक है, मतलब इसमें हीट ट्रांसफर होता है। डायथर्मिक वॉल इज द जस्ट केस ऑफ कंडक्टिंग वॉल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में यूज होती है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ मैं, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग। सर तो फिर डिफरेंस क्या हुआ डायथर्मिक और कंडक्टिंग में? नहीं डिफरेंस कुछ नहीं है ना, मोस्ट क्या कह सकते हैं, हाईली कंडक्टिंग या सुपर कंडक्टिंग को डायथर्मिक बोल सकते हैं, ठीक है। ओके। ये कोई ऐसा नहीं है कुछ अलग वो है, ये टर्म्स जो क्वेश्चन में यूज हो रही हैं, तो क्योंकि बच्चे मेरे से पूछते हैं पिछले बैचेस में कि सर इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है,
तो जो बच्चे पूछते जाते हैं मैं उसको इसी में ऐड करता चला जाता हूँ, नोट्स में पहले से ही बता देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज मूव टू द नेक्स्ट। दिस इज द क्वेश्चन। देखो, एक ये इस तरह का कंटेनर है और ये बहुत छोटी सी पाइप है, ऐसे दीज आर कनेक्टेड। इधर का प्रेशर P1 V1 T2 T नॉट है, इधर का P2 V2 T नॉट है, यानी दोनों का टेम्परेचर सेम है कंटेनर का, दोनों में गैस फिल्ड है। ये प्लग ऑफ करके रखा है, मतलब गैस, इसकी गैस इससे टच नहीं कर रही। लेकिन हुआ क्या, किसी टाइम पे इसको जस्ट ऑन कर दिया ठीक है, प्लग को हटा दिया, प्लग इज ओपन नाउ, तो गैस का मिक्सचर चालू हो गया। तो बोल रहा है फाइंड द फाइनल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ द गैसेस। फाइनल प्रेशर कितना होगा, दैट यू नीड टू राइट डाउन, है ना। आपको आंसर बताने कितना फाइनल प्रेशर होगा ठीक है, इसको जल्दी से नोट कर लो। इन दिस टाइम आई विल नोट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, जितने आप लोग सॉल्व करोगे। ठीक है, हो गया नोट भाई ये वाला क्वेश्चन। ये चलो इसमें नीचे ही कर देता हूँ नोट इतने। हाँ भाई, मैं सही है, बाकी लोग भी जल्दी से आंसर लिखो भाई। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर भाई, हाँ मेरा सही आंसर है, अनंत श्रीवास्तव नहीं भाई, अनंत प्लीज रीचेक इट। आदित्य अग्रवाल करेक्ट आंसर, अनंत श्रीवास्तव हाँ आप सही हो, सेकंड वाला सही है बाकी लोग भी करो, बस होते हैं अन्वेश, शिवेन, आदित्य गुप्ता, अग्रिम, अनवी, अंशिका, अनुष्का, अंशुल, अर्जुन, आंसर लिखो सभी लोग। हाँ ठीक है प्रत्युषा, ऐसे भी लिख सकते हैं, बट आंसर उनमें देना चाहिए हमेशा जो वेरिएबल्स गिवन हो, एन इज नॉट गिवन, है ना, स्मॉल एन इज नॉट गिवन, तो आंसर उन वेरिएबल में देना चाहिए जो गिवन है, ठीक है। हाँ भाई शुभ सही आंसर है, ठीक है अन्वेष करेक्ट, लक्ष्य करेक्ट, ठीक है। तो भाई देखो सिंपल है, इसके जितने भी मोल्स हैं, लेटर से N1 है पहले,
इसके जितने भी मोल्स हैं लेटर से N2 है, तो जब ये मिल भी जाएंगी गैस, ऐसे मिक्सचर बन जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स तो सेम ही रहेंगे ना, नंबर ऑफ मोल्स अगेन विल बी दिस टोटल, है ना, N1 + N2 सेम ही रहने चाहिए। तो पहले नंबर ऑफ मोल्स को कैसे लिख सकता था मैं, P1V1 अपॉन R T0, और वैसे भी आइसोथर्मल है ना, नो नीड टू राइट डाउन T0 एवरीवेयर, व्हाई शुड वी राइट, वी आर नॉट राइटिंग इट, isn't it, P1V1 plus P2V2 चलो लिख लीजिए, ठीक है, RT0 RT इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर P और वॉल्यूम दोनों का कंबाइंड हो जाएगा, V1 + V2 अपॉन टेम्परेचर इज अगेन दैट, वो आइसोथर्मल है ना, इसलिए बोला था कि लिखने की जरूरत है, ये सब कट गया, यहाँ से आपको सीधा प्रेशर मिल गया फाइनली, ठीक है, इट इज P1V1 plus P2V2 अपॉन V1 + V2, दैट इज द आंसर। इसी के आगे नीचे एक क्वेश्चन लिखा है, उसको सॉल्व करिए। नहीं भाई, मैं का आंसर से नहीं, temperature of a gas contained in a closed vessel increases by 1 degree Celsius when pressure is increased by 1%। जब प्रेशर में 1% का चेंज किया तो टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज हुआ। फाइंड द इनिशियल टेम्परेचर। ऑप्शन दूं? नो सर। ऑप्शन देता हूँ, चलो। नहीं सर, मत दो। खुद में पढ़ी दे दो। विद यूनिट लिखो, है ना, विद यूनिट लिखो आप लोग, विद यूनिट आंसर लिखिए। आदित्य सही आंसर, आदित्य अग्रवाल। मेरा विद यूनिट लिखो एक बार। नहीं, अब रिचेक करो इसको। नहीं भाई, मैं गलत आंसर। नहीं नहीं, सर अब सही है क्या? हाँ, सेकंड वाला इज करेक्ट। अब कैसे पता चला बताओ? सर पहले सोचा नहीं था, अब ध्यान लगाया तो समझ आया। ठीक है, शांति नहीं भाई, शांति प्लीज चेक द यूनिट। मैं अगेन रॉन्ग प्लीज चेक। श्रुत्या नहीं भाई, 6 थोड़ी ना होता है श्रुत्या, है, एक बार चेक करो फिर भी गलत है। अन्वेषा वेरी गुड, करेक्ट। अरे यार ध्यान से सुनो, आप लोग पता है इस सेल्सियस को देख रहे हो, एकदम आंसर सेल्सियस में लिख रहे हो, इसीलिए क्वेश्चन कराया मैंने ये, इट इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, है ना, इसलिए कराया। इंक्रीजेस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, तो आप सोच रहे हो आंसर विल बी इन सेल्सियस, सीधा 100 सेल्सियस विल बी आंसर, ऐसा नहीं है। आप ऐसे दिमाग लगाओ कि मान लो 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, किसके इक्विवेलेंट हो गया बोलो? 300 केल्विन, और उसको 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया, यानी इंक्रीज करके 28 सेल्सियस कर दिया, तो केल्विन में कितना हो गया बोलो? 301। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो चेंज होता है ना, चेंज, वो 1 डिग्री सेल्सियस हो या फिर 1 केल्विन हो, उसका चेंज विल बी इक्वल ना, चेंज का डिजिट विल बी इक्वल। यस सर। ठीक है, तो देखो अब इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। फर्क क्यों नहीं पड़ा? बिकॉज हमारी जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के सारे फॉर्मूले हैं, ऑल द थिंग्स आर एप्लीकेबल फॉर एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब केल्विन टेम्परेचर। कैसे? आई विल राइट, पहले प्रेशर P था, पहले टेम्परेचर T था, प्रेशर 1% बढ़ के, 1% बढ़ने का मतलब क्या है कि P था, अब हो गया P + 1% ऑफ P, मतलब 1.01 P हो गया नया। तो टेम्परेचर हमारा T से 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया।
तो केल्विन में भी 1 बढ़ गया, क्लियर है? केल्विन में भी Yes. 1 बढ़ गया। नाउ नाउ ठीक है, क्या करेंगे बोलो? वॉल्यूम इज फिक्स्ड, सर्टेन है, कंटेंट इन द गैस क्लोज्ड है, तो वॉल्यूम इज फिक्स्ड। तो इसका मतलब P अपॉन T, P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू 1.01 P अपॉन T प्लस 1। P से P खत्म हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इट इज 1.01 T। तो यहाँ से मेरे को मिला 0.01 T इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स T इज इक्वल टू 100। आपने सोचा क्योंकि ये सेल्सियस में दिया है तो आंसर सेल्सियस, नहीं, आंसर विल बी इन केल्विन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मैंने T प्लस 1 लिखा है, ये वाला 1, ये किस में यूज किया बताओ? इन केल्विन। क्यों? क्योंकि चेंज अगर भाई 27 से 28 डिग्री सेल्सियस किया तो केल्विन में भी 300 से 301 हो गया, है ना? चेंज तो सेम ही रहेगा डिजिट का, तो इसलिए आंसर विल बी 100 केल्विन, ना कि 100 सेल्सियस। ठीक है, आई होप इट इज। सर अगर हम पीवी इक्वल टू एनआरटी में ये डिजिट पुट करेंगे तभी सेम आंसर आएगा? वही तो है यार, ये पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में ही है ना, वॉल्यूम सेम रख दिया निकाल के। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देखता हूँ कितना मैकेनिक्स याद है या भूल गए आप लोग। ठीक है, पता चलेगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है, यहाँ पर मान लो, क्या मानो, मैंने एक क्वेश्चन कराया था फ्लूइड में, है ना, मैं यहाँ भी करा देता हूँ। देखो जरा, ये एक ऐसे ट्यूब है, देयर इज अ ट्यूब, और ऐसे करके एक्सिस है, दिस इज द एक्सिस, इसके अबाउट आप इसको घुमा रहे हो, ओमेगा से घुमा रहे हो, ठीक है, लाइक दिस, ऐसे करके घुमा रहे हो। तो किसी एक्स डिस्टेंस पे, किसी एक्स डिस्टेंस पे बताओ प्रेशर कितना होगा? फाइंड द प्रेशर एट एनी एक्स डिस्टेंस, है ना। और ये मान लो ये क्लोज्ड है, ऐसे करके, इट इज द क्लोज्ड पाइप। ठीक है, इट इज द क्लोज्ड पाइप, और इसमें जो एयर भर जाएगी तो एयर का मास आप m मान सकते हो। ठीक है, ऐसे करके मान सकते हो। और यहाँ प्रेशर जो है वो हवा का, जैसे मैंने पहले बताया था ना, P नॉट है, और टेम्परेचर जो है सिस्टम का क्या कह सकते हैं इस समय, T है। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। ठीक है, टेम्परेचर थ्रू आउट इज T, है ना। स्टार्टिंग में यहाँ का हवा यहाँ पे ऐसे ओपन होगा ना, ऐसे करके प्रेशर P नॉट है, फिर अंदर तक जाने पर प्रेशर वो चेंज होता जा रहा है। तो हाउ द प्रेशर इज गेटिंग चेंज, दैट आई एम आस्किंग। R gas constant you can use, m is the mass of air that has been entered to this pipe। ठीक है, m क्या कह सकते हैं, ठीक है, टोटल मास ऑफ एयर एंटर्ड टू द ट्यूब, है ना। सर्टेन सर्टेन मास ऑफ ट्यूब के लिए एप्लीकेबल होते हैं हमारे सारे लोग, तो वो इसका, इसमें जितनी हवा अंदर एंटर कर गई उसका मास है। बताओ व्हाट इज द प्रेशर, हाउ द प्रेशर विल बी वेरिंग, मैथमेटिकली यू नीड टू गेट द रिजल्ट फॉर दिस। व्हाट इज द रिजल्ट, टेल मी फास्ट। अच्छा, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ पहले। इज द क्वेश्चन क्लियर? अरे भाई, सर ये पाइप घूम रहा है मतलब बेसिकली उसको अंडरस्टैंड ना सर? ऐसे करिए घूम रहा है, ठीक है। ओके सर। जैसे लिक्विड था ना, लिक्विड की जगह मैंने एयर कर दिया बस उसमें अंदर, बाकी कोई चेंज नहीं। मतलब अंदर गैस है, गैस का मास m है, ये मान लो, ठीक है, एयर या फिर गैस कह सकते हो इसमें।
बताओ भाई कितना आंसर आया? ठीक है, इट इज ऐसे घूमेगा डीएम मास, मान लो मैंने इसका मान लिया डीएम, है ना, एक्स आर ओमेगा स्क्वायर, ये ठीक है, बोलो समझ में आ गया नहीं? फोर्स इज सेंट्रीपिटल, बिल्कुल सेम यूज कर चुका हूँ लिक्विड में, है ना। नाउ नाउ ठीक है, ए को यहीं ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। सो ए डी पी इज इक्वल टू डी एम, बाकी एक्स ओमेगा स्क्वायर अपना ऐसे ही रहेगा, ठीक है, एक्स ओमेगा स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। मास को क्या लिख सकते हैं भाई, डीएम को क्या लिख सकते हैं बताओ? डीएम सर वॉल्यूम चाहिए होगी ना कंटेनर की। डेंसिटी मान लेते हैं, इट इज रॉ डेंसिटी, ठीक है, एरिया इंटू डी एक्स, ये हो गया रॉ ए डी एक्स, ऐसे मान सकते हैं ना, रॉ ऑफ गैस है ना, डेंसिटी ऑफ गैस लाइक दिस, ठीक है, रॉ ऑफ गैस डेंसिटी ऑफ गैस वी कैन राइट लाइक, तो इट इज रॉ ए डी एक्स एक्स ओमेगा स्क्वायर, ए से ए कट जाएगा, तो डी पी इज इक्वल टू रॉ ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये हमारे पास आ गया, रॉ ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है, दैट इज दिस। अब वापस चलो कहाँ, पिछली क्लास में, देखो पिछली क्लास में एक फॉर्मूला मैंने डिराइव किया था, यहाँ से देखो मेरा, मैंने बोला हर फॉर्मूला पता नहीं कहाँ यूज है, देखो P इज इक्वल टू रॉ आर टी बाई एम नॉट, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? P इज इक्वल टू रॉ आर टी बाई एम नॉट, ठीक है, तो रॉ कितना हो गया बोलो, P इज इक्वल टू रॉ आर टी बाई एम नॉट, रॉ कितना हो गया, एस वी नो P इज इक्वल टू रॉ आर टी बाई मोलर मास एम नॉट, तो रॉ हमारा हो जाएगा यहाँ से, है ना, इसको लिखेंगे क्योंकि रॉ इज ऑल्सो वेरिएबल, इट इज जस्ट डिपेंडिंग ऑन द प्रेशर, तो P एम नॉट अपॉन आर टी दैट इज ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये हो गया इतना, तो डी पी बाई पी इज इक्वल टू एम नॉट ओमेगा स्क्वायर बाई आर टी एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन, जहां पर प्रेशर कितना है पी नॉट है, वहां पर x की वैल्यू 0 है, और जहां पे x है वहां पे प्रेशर कैलकुलेट करना है, जहां पर x है वहां पे प्रेशर कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो व्हाट इज टू बी डन, बोलो क्या होता है, p का ln p हो जाएगा, और लिमिट p नॉट से लेके p, एंड दैट इज m नॉट r स्क्वायर बाई आर टी एक्स स्क्वायर बाई 2, अगेन 0 to x is the limit, clear? So ln upper limit minus ln lower limit, that is log m minus log n, likewise m naught omega square x square by 2 RT, इसको m अपॉन n करके लिखते हैं ना log में, m नॉट ओमेगा स्क्वायर बाई 2 RT एक्स स्क्वायर, इसको m नॉट कर लो, है ना, टोटल मास को m नॉट लिख देता हूँ, और इस m नॉट को मैं टोटल ना लिख के लिखता हूँ मोलर मास, ठीक है, मोलर मास ऑफ गैस एंटर्ड इन द ट्यूब, ठीक है। सो देखो यहाँ से P अपॉन P नॉट को क्या लिखूं भाई, e पावर पूरा ये m नॉट ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 RT, तो जो प्रेशर आता है वो एक्सपोनेंशियली वेरी करता है गैस के केस में, याद रखना, m नॉट ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 RT, गैस के केस में प्रेशर एक्सपोनेंशियली वेरी करता है, सर ठीक है। ई कहाँ से आया, क्या ई कहाँ से आया? ये यार लॉग होता है ना, ये लॉग नहीं पता, अच्छा ओके, अच्छा वो ठीक, जैसे करते हैं ना, तभी जैसे नोट करना लॉग पड़ेगा। m है इज इक्वल टू एक्स है, तो m का मतलब क्या हुआ, e पावर x, यस सर, वो ऑप्शन में आ गया लॉक के उसमें। ठीक है, सर डाउट था इसमें।
बाकी लोग नोट करो भाई, हाँ डाउट पूछो आप। सर वो पाइप के अंदर सर वो सर पीछे पी होगा आगे पी प्लस डी पी होगा सर, हमें कैसे पता? भाई लिक्विड में भी पढ़ा था ना, यहाँ प्रेशर पी नॉट है तो जो घूमेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा तो इधर की तरफ ज्यादा प्रेशराइज होती चली जाएगी। यस, है ना? अच्छा सर, ओके सर, यस सर, ठीक है सर, ओके सर। चलो ये नोट हो गया सभी का, सर ने 2 मिनट। करो जल्दी करो। एक सब टॉपिक, 2 सब टॉपिक और बचे हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। कौन कौन से? डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड इंटरनल एनर्जी। उसके बाद फिर थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट होगा। सर ये लिमिट नहीं समझ में आई, पी नॉट से पी कैसे होएगा? भाई जब x की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 0 यहाँ पर है, यहाँ पर प्रेशर कितना है, पी नॉट है, तो यहाँ पी नॉट हो गया, ठीक है। ओके सर। और जब x की वैल्यू x यानी यहाँ पे कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर प्रेशर कितना है, p है, तो दैट इज p। क्लियर है? यस सर। ठीक है ना, नोट करो भाई बाकी लोग जल्दी से। एंड सर जो गैस कंप्रेस होएगी वो किस तरफ होएगी, एक बार वो बता दीजिए। इधर की तरफ प्रेशर बढ़ता जाएगा, अंदर की तरफ ज्यादा, ओके सर। है ना। जैसे सोचो, विजुलाइज करो आंख बंद करके, मान लो ये ऐसे घूमेगी तेज तेज, किधर ज्यादा फोर्स लगेगा, अंदर की तरफ ना, ऐसे यस सर। तो उधर ही ज्यादा प्रेशर बढ़ता जाएगा, ठीक है। ओके सर। चलिए भाई नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, नोट करो जल्दी, ठीक है। सर अभी तक तो हमने एक्चुअल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना स्टार्ट करा नहीं है ना? कुछ पार्ट्स है ना, जैसे तो अभी देखो, मतलब काफी बढ़ चुके हैं, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट स्टार्ट नहीं हुआ, हीट में चल रहे हैं, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स है ना पूरा चैप्टर, तो बेसिकली उसमें घूम रहे हैं। सर अभी पैकेज से कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं अभी मत करो, नेक्स्ट क्लास के बाद में उसका बाइफर्केशन नेक्स्ट क्लास तक जितना हो पाएगा उतना डाल दें, ठीक है। ये सर क्योंकि जो और अभी सर आज आपने के बाद काइनेटिक थ्योरी कर लें पूरा चैप्टर एचसीवी से। आज के बाद हाँ, तो सर वो चलो हीट ये एंड बताओ, ये हो गया कैलोरीमेट्री तो छोड़ना होगा ना, अभी उसमें कुछ और टर्म्स आपको बतानी है ना, इसमें। हीट एंड कैलोरीमेट्री चैप्टर। हाँ वो इंटरनल एनर्जी वाला पार्ट होगा ना, उसके बाद कर पाओगे। चलो भाई ये नोट कर लिया ना, यहाँ पर आ जाओ। देखो एक मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है, बट स्टिल ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, डायरेक्ट याद ही रहना चाहिए। कहाँ से डराइव हुआ, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से डराइव होता है। डेरिवेशन इज नॉट द पार्ट ऑफ सिलेबस, ठीक है। आप सिलेबस पढ़ोगे क्लियरली मेंशन है, ठीक है, इट इज नॉट नोवेयर मेंशन इन द प्रॉपर सिलेबस, ठीक है। केमिस्ट्री में है वैसे, आप देखिएगा। तो मैं बता देता हूँ, जो मॉलिक्यूल्स रैंडमली घूमते रहते हैं उनकी एवरेज वेलोसिटी जो है वो 8/π√RT/m0 होती है। m0 इज द मोलर मास। एक टर्म और यूज करी जाती है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। उसका मतलब क्या है कि गैस के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनमें ज्यादातर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी ये होती है, मैग्नीट्यूड उसका कितना, √2RT/m0। और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी विच इज द पार्ट ऑफ सिलेबस, वो हमने डेराइव किया है प्रॉपर्ली, इट इज 3RT/m। तो यहाँ पे आई कैन से, व्हाट कैन आई से, बताओ क्या इंटरप्रेट करके मैं बोल सकता हूँ कि जो VRMS है इसका अमाउंट सबसे ज्यादा हो गया भाई। इसको आप ड्राइव करोगे तो ये आ जाएगा लगभग लगभग कितना, 1.59 √RT/m0 मोलर मास ना, ये आ जाएगा 1.414 √RT/m0, और ये आ जाएगा 1.732 √RT/m0 मोलर मास। तो आई कैन जस्ट इंटरप्रेट हेयर, सबसे ज्यादा वैल्यू होती है VRMS की मैग्नीट्यूड में, फिर एवरेज वैल्यू 1.59, और जो सबसे छोटी होती है इट इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ठीक है। तो ऐसे करके मतलब ये एक क्वेश्चन आ जाता है, ऑप्शन A B C D विच वन इज करेक्ट। तो याद रखना RMS सबसे ज्यादा, बस इतना ही काम का है। इसका डेरिवेशन नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है। ये बस याद रखना है फॉर्मूला, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड।
ना, ये हमने प्रॉपरली पढ़ाई है जो हमारे सिलेबस का पार्ट है। बताया क्यों? क्योंकि वही है कि क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है, ठीक है, यूपीटीयू वगैरह वाले एग्जाम में। मेंस में तो नहीं आएगा, बट यूपीटीयू वगैरह वाले में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज सर वो डिग्री। नोट करना था। अच्छा एक सेकेंड। नेक्स्ट टॉपिक इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। चलो भाई नोट करके जल्दी चैट बॉक्स में इन्फॉर्म करो। बस उतने लग जाएंगी, तीन चार क्लासेस अभी, है ना, अभी और हैं। शॉर्ट नोट्स बना सकते हो ना, इट इज एज पर योर कन्वीनियंस, है ना। सर केवीपीवाई के लिए फिजिक्स का कैसा वो आता है और क्या पढ़ना है उसके लिए? आर्काइव ले लो, ये जो है ना, फिटजी सेंटर पे जाके वहाँ से आर्काइव कलेक्ट कर लो आप अपना, उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है, उससे ज़्यादा अच्छा आइडिया मिलेगा, ठीक है। और सर लाइक 10th 11th का ही पढ़ना है ना अभी जो आप पढ़ा रहे हाँ हाँ 11th का ही पढ़ो अभी तो। हो? ओके सर। दो कैटेगरी होती है ना, एक तो सर एस ए। उसमें इलेक्ट्रिसिटी के लिए केवीएल और केसीएल। हाँ वो थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, है ना, किरचॉफ वोल्टेज लो, किरचॉफ करंट लो, वो अलग से है। बट पहले 11th का जो पोर्शन है उसी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। शॉर्ट नोट का ऐसा है, अभी देखो शॉर्ट नोट मतलब हर बच्चे के अकॉर्डिंग वेरी करता है। किसी को शॉर्ट नोट से पढ़ना ज़्यादा पसंद है, बट आई विल से कि हाँ शॉर्ट नोट बना सकते हो, पर वो फिर शॉर्ट ही होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ 2 कॉपी का काम 1 कॉपी में कर दिया वो शॉर्ट हो गया, नहीं। शॉर्ट नोट का मतलब है डायरी नोट्स, दैट इज द पॉकेट डायरी, है ना। बहुत छोटी सी डायरी में आप फॉर्मूला इंपॉर्टेंट चीज़, हाँ, पॉकेट डायरी जो होती है ना, उस ये तरह सर की उसमें डायरी, मतलब मोटी कि कभी भी आप कहीं पे फॉर्मूलाज जा एंड रहे हो, कार में बैठ के जा रहे हो, मेट्रो में जा रहे हो, छत पे घूम रहे हो, है ना, इधर उधर पार्क में घूम रहे हो, यू जस्ट टेक आउट दैट डायरी फ्रॉम द पॉकेट एंड रिवाइज इट, जस्ट इस तरह से होना चाहिए फिर शॉर्ट नोट, ठीक है। वैसे नहीं कि 2 रजिस्टर का 1 रजिस्टर बना लिया, फिर भी वो रजिस्टर हैंडी नहीं होगा, है ना, कहीं मिलेगा नहीं। चलो इसी बात पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, लिखो ध्यान से और समझो, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स जिनका हमें पता होना चाहिए, ठीक है, विच मस्ट बी नोन टू अस, विच मस्ट बी नोन टू कंप्लीटली, ठीक है, विच मस्ट बी नोन टू कंप्लीटली स्पेसिफाई द पोजीशन, completely specify the position and configuration of and configuration position and configuration of, ठीक है, डायनेमिकल 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 सिस्टम डायनेमिकल सिस्टम, ठीक है, is known as degree of freedom, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। जितने भी इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हैं जो बहुत जरूरी हैं, ठीक है, किसी सिस्टम की पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन को स्पेसिफाई करने के लिए, उनको हम डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। इसको थोड़ा इजी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लाता हूँ, ठीक है। जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है 2 तरह की हो सकती है, वैसे तो 3 तरह की होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम, आपने केमिस्ट्री में ध्यान दिया होगा थोड़ा, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है, ठीक है, वो 3 टाइप्स की होती है। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, सेकंड इज रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम,
थर्ड इज वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 तरह की होती है वैसे तो, ठीक है। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम मैक्सिमम इन नंबर हो सकती है 2 तो 3। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम मैक्सिमम इन नंबर में भी 3। समझ में आ रहा है? नो सर। सर ये हो मतलब ये है क्या, इसका मतलब भी समझ नहीं आ रहा। हाँ अभी रुक जाओ समझाऊंगा, ठीक है। और जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 2 तरह की होती है इसमें भी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन अभी समझाऊंगा, ठीक है। और उसके बाद कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। इस तरह से डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है, बहुत ध्यान से सुनिए, ठीक है। अब मैं उसको स्पेसिफाई करता हूँ। एग्जाम्पल, ये एक बॉल है, ठीक है। एक बॉल है आपके हाथ में, वी आर हैविंग अ बॉल, इस तरह से स्फेयर, स्फेयर की फॉर्म। अब ये बॉल को ऐसे मैं इस फ्रेम में देखता हूँ, ट्रांसलेशन फ्रेम में, इज इट फ्री टू मूव अलोंग एक्स एक्सिस? बताओ, क्या ये एक्स एक्सिस पे मूव करने के लिए फ्री है, इंडिपेंडेंट है? अरे भाई बोलो। तो इसका मतलब इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है इन हाउ मेनी पॉसिबल वेज इट कैन मूव, नंबर ऑफ वेज इन विच इट कैन यूज इट्स एनर्जी, है ना। मैंने बोला ना सिंपलाइज करता जाऊंगा इसकी लैंग्वेज को, लिख लो। इसको क्या बोल सकते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट इज नंबर ऑफ पॉसिबल वेज, number of possible ways in which a particle or a system can use its energy, can spend its energy। कितने पॉसिबल वे में कोई पार्टिकल या कोई सिस्टम अपनी एनर्जी को खर्च कर सकता है, यूज कर सकता है उसका, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। मतलब ये पार्टिकल अगर फ्री है तो ये एक्स एक्सिस में जाने के लिए अपनी एनर्जी को यूज कर सकता है, ये पार्टिकल वाई एक्सिस में जाने के लिए वो अपनी एनर्जी को यूज कर सकता है, और ये पार्टिकल जेड एक्सिस में जाने के लिए वो अपनी एनर्जी को यूज कर सकता है। तो बताओ ट्रांसलेशनली यानी सीधी लीनियर मोशन में कहां कहां पे यूज कर सकता है, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में। तो इसकी जो लीनियर डिग्री ऑफ फ्रीडम है, लीनियर मतलब ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो कितनी होगी बोलो, 3। दीज आर 3। नाउ रोटेशन की बात करें, अभी मैं ध्यान से समझो, ठीक है। अभी सभी लोग समझो कि यहाँ पे जैसे अब इस पार्टिकल को देखो, अगर एक्स एक्सिस है, ये पार्टिकल मान लो ओरिजिन पे रखा होता, फॉर एग्जांपल दिस पार्टिकल हैज बीन देयर एट द ओरिजिन, इसको मैंने ओरिजिन पे रखा है, और ये हमारी एक्सिस ऐसे है, क्या ये पार्टिकल एक्स एक्स के अबाउट घूम सकता है बोलो, क्या रोटेट कर सकता है अबाउट द एक्स एक्सिस, Yes, sir. अबाउट द वाई एक्सिस, अबाउट द जेड एक्सिस? इट Yes, कैन sir. रोटेट फ्रीली, नो रेस्ट्रिक्शन एज सच, कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है। मतलब अगर इस बॉल को आप घुमाओगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, किसके अबाउट, जेड के अबाउट, एक्स के अबाउट भी आ जाएगा, वाई के अबाउट भी आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इट कैन स्पेंड इट्स एनर्जी घूमने में अबाउट द एक्स एक्सिस, इन रोटेशन अबाउट द वाई एक्सिस, इन रोटेशन अबाउट द जेड एक्सिस। मान लो मैं एक सिंगल पार्टिकल लिया है, मैंने क्या लिया है, सिंगल फ्री पार्टिकल, उसका एग्जांपल लेके बता रहा हूँ आप लोगों को, सिंगल फ्री पार्टिकल। तो सिंगल फ्री का पार्टिकल अपनी एनर्जी इधर यूज कर सकता है एक्स एक्सिस में, बताओ कैसे करेगा, अबाउट द एक्स एक्सिस, हाफ एम वेलोसिटी एक्स, इतनी ऐसे यूज कर सकता है काइनेटिक एनर्जी। वाई में जाएगा तो कैसे यूज करेगा बोलो, हाफ एम वी वाई स्क्वायर, जेड में जाएगा तो हाफ एम वी जेड स्क्वायर। वैसे ये पार्टिकल मान लो ट्रांसलेशन के साथ रोटेशन करना स्टार्ट करते एक्स एक्सिस के अबाउट, तो क्या यूज करेगा बोलो, हाफ आई, अरे बोलते नहीं, हाफ आई एक्स ओमेगा एक्स स्क्वायर। आई एक्स क्यों, क्योंकि एक्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पे अगर जाना स्टार्ट कर दो तो क्या बोलोगे, हाफ आई वाई ओमेगा वाई स्क्वायर, और इधर हाफ आई जेड ओमेगा जेड स्क्वायर। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी बोलो, ट्रांसलेशनल वाली 3। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी रोटेशन वाली 3। क्या वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम भी एग्जिस्ट करती है? बिल्कुल करती है, काइनेटिक भी करती है, पोटेंशियल भी करती है। लेकिन क्या हम इनको पढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। क्यों? नॉट इन सिलेबस, केवल ट्रांसलेशन रोटेशन है वही पढ़ेंगे। नाम क्यों बताया? क्योंकि अगर कोई पूछे भाई कितने टाइप की होती है तो आप 2 बोलोगे, इसलिए 2 नहीं बोलना है, वाइब्रेशन भी होती है।
बट पार्ट नहीं है सिलेबस का, ठीक है। सिंगल फ्री पार्टिकल को आपने ऐसे सोचा है, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में बहुत, अरे भाई कौन है ये? Who is this? अर्नब मुखर्जी। अबे क्यों वीडियो अपना ओपन कर रहे हो भाई अर्नब मुखर्जी? Now he is out of the meeting। ये मुखर्जी जो है कौन, ये सर स्टूडेंट? लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए। हाँ मैं दिखा रहा हूँ। ये कौन सी क्लास का स्टूडेंट है, मतलब A01 का कि 2 का? सर था तो हमारे A01 का ही, लेकिन क्लासेस अटेंड नहीं करता था ये। नहीं करता था ना, पिछली क्लास में मैंने इसको पहले ही सर remove कर स्टार्टिंग में दिया था। 1-2 क्लास करी थी, उसके बाद छोड़ दिया था इसने। हाँ यही करता है गड़बड़ी, है ना, मेरे को पता तो चल गया ये काफ़ी गड़बड़ी ये भी करता है, मतलब बाकी भी करते होंगे। A01 के बच्चे ही प्रॉब्लम कर रहे हैं वैसे तो। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि 22 हूँ, ये स्पेसिफाई कर रहा हूँ A01 को, बट हाँ 2-3 बच्चे अभी तक तो वही हैं। सर इसने सर ऐसे किसी बच्चे ने कल भी बहुत ही डिस्टर्ब किया था बायो क्लास में। अच्छा नहीं, खैर फिजिक्स में तो मैं आप ऐसे ही रखूँगा, है ना, 5 मिनट पहले ज्वाइन कराया करूँगा और उसको चेक करके तभी स्टार्ट करूँगा। बट ये जैसे लिंक से ज्वाइन कर गया बीच में तो बात अलग है, मैं लॉक कर लूँगा ना मीटिंग में। ठीक है चलो, तो डिस्टर्ब तो मैं नहीं ही करने दूँगा। आप लोग भी ध्यान रखिए ना, जितनी तरफ से मैं कोशिश कर रहा हूँ उतनी आप लोग भी ध्यान रखिए भाई, लिंक वगैरह शेयर ना हो, ठीक है। चलो ये ट्रांसलेशन, रोटेशन, वाइब्रेशन पढ़ेंगे नहीं इतना। नाउ अब इसको थोड़ा और अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है, और समझते हैं कैसे। देखो गैस जो हमें 3 तरह की मिलेंगी, मोनो एटॉमिक, और थोड़ा डिटेल में जाते हैं ना, मोनो एटॉमिक गैसेस, मोनो एटॉमिक गैसेस हमें मिलेंगी, ठीक है। लाइक एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, है ना, हीलियम, नियॉन, और क्या बोलते हैं, जीनॉन, क्रिप्टॉन एंड सोन, ठीक है। आर्गन भी होती है ना, ऐसे करके लिख सकते हैं। ये क्या हो गई, ये सब मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक मतलब सिंगल एटम है। तो जब सिंगल एटम है तो इनके पास कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, बताओ, सिंगल एटम है तो कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है बोलो। सर 3। है ना, ये वाली कौन सी सर 3? एक्स, हाँ जी बोलिए। सर वो लास्ट स्लाइड में डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह एक बार फिर से बता देंगे प्लीज। लास्ट स्लाइड में डिग्री ऑफ फ्रीडम, सर ये पार्ट एक बार थोड़ा फिर से बता दीजिए, मेरा बहुत नेटवर्क इशू हो रहा देखो था। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब ये होता है कि कोई पार्टिकल अपनी एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी उसके पास है, उसको किन किन वेज में जाने में यूज कर सकता है। कीप इट वेरी सिंपल, है ना, किन किन वेज में जाने में यूज कर सकता है। मान लो ये पार्टिकल है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग जा सकता है, वाई के अलोंग जा सकता है, जेड के अलोंग, फ्री है तीनों तरफ जाने के लिए, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इट हैज फ्रीडम टू मूव अलोंग एक्स, टू अलोंग वाई, टू अलोंग जेड। इसके पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी ट्रांसलेशनल वाली। अब ये पार्टिकल उसी काइनेटिक एनर्जी का यूज शायद घूमने के लिए कर लेता, एक्स एक्स के अबाउट घूम लेता, जेड के अबाउट घूम लेता, या फिर वाई के अबाउट घूम लेता। तो 3 इसके पास रोटेशनल हो गई, और ऐसी वाइब्रेशनल भी होती हैं, बट वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं। तो ओके डिग्री ऑफ फ्रीडम बेसिकली है क्या, डिग्री ऑफ फ्रीडम आर द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज इन विच अ पार्टिकल कैन यूज इट्स एनर्जी, है ना, जो भी एनर्जी है उसको किन किन वेज में यूज कर सकता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्लियर है? थैंक यू सर। नाउ यहाँ पे देखो, ये इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, तो मेरे को बताओ इसमें ट्रांसलेशनल वाली डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई? सर 3। 3 नाउ इसमें रोटेशनल वाली डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई? 3 है ना, इट कैन रोटेट। तो वाइब्रेशनल वाली भी होती है, वैसे 2 होती है वाइब्रेशनल वाली, बट उनको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हम बोलेंगे यहाँ पे मोनो एटॉमिक गैस की टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे लिए कितनी होंगी 11th-12th में? 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो मैं बोलूंगा दीज आर 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। बट ये नॉट पॉइंट मैं लिखवा रहा हूँ, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ सिलेबस, बट नॉट पॉइंट लिखवा रहा हूँ कि थोड़ा सा जनरल आइडिया, है ना, कभी एग्जाम में नहीं पूछेगा इसे आपसे। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा दें हम, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा दें, ठीक है, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड हैवीली, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, वाइब्रेशन
डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आर ऑल्सो ऑब्जर्व। बस ये लिख के छोड़ना, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। दूसरा, सेकंड टाइप की डिग्री, सेकंड टाइप की जो गैस हमें मिलती है, कैसे मिलती है भाई? डायटोमिक गैस, डायट ठीक है। डायटोमिक गैस का एग्जांपल बताओ क्या क्या हो सकता है? O2 N2 O2 N2 H2 है ना, एंड सो ऑन। तो अब देखो इनको ध्यान से समझते हैं। मान लो एक H इधर, एक हाइड्रोजन इधर, ठीक है, ऐसे करके बॉन्डिंग है, ये बॉन्ड है। अब ये पूरा का पूरा पार्ट x की तरफ ट्रेवल कर सकता है, ये पूरे सिस्टम को ट्रेवल कराना एक साथ, है ना, x की तरफ जा सकता है। ये पूरा का पूरा पार्ट ऐसे ही y की तरफ, पेन को ऐसे ऊपर उठा दो y की तरफ या फिर z की तरफ। तो इसमें जो ट्रांसलेशनल वाली डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई, ट्रांसलेशनल वाली डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलो कितनी हो गई? 3। 3 अब मेरे को ये बताओ, ये बहुत छोटे छोटे से एटम्स हैं हमारे, है ना, गैस के, जो H है या O है या N है, ये ऐसे, ये एक्स एक्सिस पर रखे हुए हैं, और बिल्कुल ध्यान से विजुलाइज करिए, ये किस एक्सिस के अबाउट इनकी रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं दिखाई देगी, या फिर बहुत कम, जिसका अमाउंट बहुत कम होगा? एक्स Y एक्सिस। भाई y एक्सिस से देखो तो इसकी कुछ सर्टेन डिस्टेंस है, यानी मोमेंट ऑफ yes इनर्शिया sir विल बी इफेक्टिव। yes तो sir हाफ आई ओमेगा स्क्वायर दिखाई देगा, तो y एक्सिस के अबाउट तो सही दिखाई देगा रोटेशन, z के अबाउट भी सही दिखाई देगा रोटेशन। क्यों? क्योंकि z एक्स के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की एक अच्छी खासी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन भाई x एक्सिस के अबाउट इन दोनों बॉल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा बताओ? 0 दैट इज अराउंड 0, इजंट इट, है ना, स्मॉल yes मास वी कंसीडर। तो x एक्सिस के अबाउट, ठीक है, I about x is roughly 0 for both atoms, ठीक है। तो आई वुड से कि जो x एक्सिस के अबाउट है ना, वहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं दिखाएगा ये रोटेशन टाइप की। तो रोटेशन टाइप की कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम दिखाता है ये डायटोमिक मॉलिक्यूल? 2, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलूंगा टोटल हमें कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम दिखेंगी? 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम। फिर इसमें भी मैं एक नोट पॉइंट लिखूंगा, क्या, कि इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज हैविली, और वो हैविली कितना बोल सकते हैं? मैं ये बोल सकता हूं, इफ टेम्परेचर इज वेरी हाई मीन्स ग्रेटर देन 5000 केल्विन, ठीक है, तब ये जो डायटोमिक गैसेस है, ठीक है, तब ये जो डायटोमिक गैसेस है, ठीक है, हैव 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 ट्रांसलेशनल प्लस 2 रोटेशनल प्लस कितनी और बच गई? 2, दैट इज 2 वाइब्रेशन, ठीक है। 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल, 2 वाइब्रेशनल, ठीक है। तो इसका खैर काम का नहीं है, बट हमें ये काम का है कि 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम ये शो कर। सर हाँ। इसमें हम ओरिएंटेशन फिक्स थोड़ी देते हैं, वो तो ओरिएंटेशन के हिसाब से चेंज होगा ना। हाँ, कैसे ओरिएंटेशन, कैसे बताओ? सर मतलब अगर हमने जेड पे रख दिया तो फिर वो 0 हो जाएगी, मतलब हाँ, ये है। ऑब्वियस, मैंने तो ये एग्जांपल लेके बता रहा हूँ ना, ये तो दोनों एग्जांपल ही है, ठीक है। ओके सर। समझाने के लिए कोई तो लेना पड़ेगा ये, ठीक है। sir हाँ, सर जो हमारा मोनोटॉमिक है इसमें हम पार्टिकल को कहाँ ओरिजिन पे ही रख रहे हैं? हाँ, मतलब कहीं भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ओरिजिन पे ही रखना, कहीं भी आप रख सकते हो। तो सर अगर हमने ओरिजिन पे रख दिया तब तो तीनों में 0 हो जाएगी ना उसकी? हाँ, मतलब देखो ओरिजिन में रख दिया, तीनों में 0, लेकिन अगर जनरल कहीं पे रखा तो फिर तीनों की हो सकती है पॉसिबिलिटी, है ना। या फिर ऐसे सोचो, अगर ओरिजिन पे भी रखा तो हम इसको ऐसे सोचते हैं कि भले ही इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया काफी कम है, काफी छोटा है, लेकिन अगर इसका साइज कुछ भी बड़ा हुआ तो तीनों की कुछ ना कुछ वैल्यू हो सकती है, मतलब ये तीनों वेज में अपनी एनर्जी को रोटेट करा के रिलीज कर सकता है, ऐसा सोचते हैं, तो इसलिए यहाँ सर पे जो 3 डिग्री। डायटोमिक है उसमें अगर हम मतलब मॉलिक्यूल को कहीं भी रैंडम जगह पे रख दे तब तो एक्स एक्सिस या तीनों में वो शो करेगा ना शायद? लेकिन वो, हाँ, शो करेगा, लेकिन वो पर्टिकुलर एक्स एक्सिस के अबाउट घूम नहीं पाएगा, है ना। मतलब जैसे ऐसे ऐसे सोचो कि जैसे मान लो कुछ रेस्ट्रिक्शन आ जाएंगी, ठीक है, जैसे एक ये ऐसे करके रखा है, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट घुमाओ आसानी से घूम जाएगा, ठीक है, इसके अबाउट घुमाओ जो ऊपर की तरफ आ रही है तब भी आसानी से घूम जाएगा, लेकिन अगर इसके अबाउट घुमाओगे तो इसकी कोई इफेक्टिव वैल्यू नहीं मिलेगी हमें, है ना।
ओके सर, ठीक है, इसलिए ऐसे ही माना जाता है। लेकिन उस फ्री पार्टिकल को ये माना जाता है कि अगर इसके अबाउट भी घुमाओगे तो जितनी भी मिनिमम वैल्यू है इधर भी उतनी ही है या फिर ऊपर भी उतनी ही है, तो इसलिए उसको वहां पे कंसिडर किया जाता है। ठीक है, यस सर। अब जैसे मान लो डबल बॉन्ड बनाते हैं ऐसे, है ना, तो डबल बॉन्ड में अगर मैं क्या करूँ, ऐसे दो फिंगर्स ले लूँ हाथ में, ठीक है, ऐसे मतलब दो फिंगर्स को ओपन किया ऐसे करके हाथ में, उनको ऐसे बना के दिखाता हूँ, तो ये एक ऐसे एंड देन ऐसे, ठीक है, ये बाकी भी है ऐसे करके। अब इनको आप इंटरसेक्ट कराना चाह रहे हो फिंगर्स को ऐसे करके, यानी एक को आप इधर घुमा रहे हो ऐसे करके और एक को इधर घुमा रहे हो, विल इट बी पॉसिबल? नहीं, ये क्रॉस बन जाएगा, बनेगा कि नहीं? यस सर। तो क्रॉस बनने का मतलब क्या है कि ये वाला रोटेशन इज रेस्ट्रिक्टेड, ये रेस्ट्रिक्टेड हो गया। ठीक है, तो ऐसा ही होता है कि अगर और थोड़ा ज़्यादा लेवल पे बढ़ते हैं ना, जैसे केमिस्ट्री में थोड़ा और डिटेल में जाके पढ़ते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम को, तो यू विल अंडरस्टैंड कि ये जब जैसे बॉन्डिंग वगैरह जो है ये ओवरलैप नहीं कर सकती है वहाँ पे, है ना, तो इसलिए उसको कंसिडर नहीं किया जाता है। जैसे रोटेशनल में मैं लिखवाऊंगा अभी आपको, रोटेशनल में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है कितनी होती है रोटेशनल में? दो तरह के होते हैं, ठीक है, ट्रायोटोमिक की बात कर रहा हूँ। ट्रायोटोमिक में कितनी रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है? अरे भाई, तो वहां भी मैं क्या बोल रहा हूँ, बोलो सर 1। सर दो ही होंगे उसमें भी। ट्रायोटोमिक दो तरह की होती है ना, उसमें भी दो ही होती है ना, एक तो लीनियर होती है, एक नॉन लीनियर होती है ना। तो लीनियर होती है तो उसमें दो रोटेशनल होती है, नॉन लीनियर होती है तो उसमें फिर तीन रोटेशनल होती है। ठीक है, चलो मैं लिखवा देता हूँ, इनको नोट करो। ठीक है, दैट इज ट्राइएटॉमिक गैसेस। ठीक है, जितना लिखवा रहा हूँ उतना बहुत है फिजिक्स में। ठीक है, बाकी ज़्यादा डिटेल के लिए फिर आप मतलब पहले आईआईटी क्लियर कर लो, उसके बाद डिटेल के लिए पढ़ लेना। ठीक है, पीएचडी वगैरह के लिए वट एवर। तो इसमें देखो क्या हो सकता है, जैसे ओजोन हो सकती है, ठीक है, या फिर और कोई CO2 हो सकती है एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे करके एग्जांपल लिख दिया मैंने। तो इसमें नोट करिए, इसमें नॉन लीनियर गैसेस हो सकती हैं, ठीक है, या फिर इसमें लीनियर गैसेस हो सकती हैं, लीनियर। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, आप लोग नोट करिए और याद रखना है। ठीक है, नॉन लीनियर के केस में जो ट्रांसलेशनल वाले डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। रोटेशनल वाले भी डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें 3 होते हैं, यानी टोटल वी कंसिडर डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम। लेकिन अगर लीनियर में देखा जाए, लीनियर, ठीक है, जैसे CO2 होता है, CO2 इज द लीनियर, है ना, इस तरह से। मेरे कौन परेशान कर रहा है, एक सेकंड दिखता है इसलिए कोई क्लास के स्टूडेंट ना हो। नाउ लीनियर के लिए अगर हम देखते हैं तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आएंगी, ठीक है, ट्रांसलेशनल वाली जो आएंगी, नोट करिए जल्दी, दिस विल बी 3। रोटेशनल वाली जो डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेंगी, दिस विल बी 2। टोटल विल बी 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, ये लीनियर के लिए है ना। नॉन लीनियर और लीनियर इस तरह से बनेगा। ठीक है, मतलब याद रखना है बस, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, नोट पॉइंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताओ, एनर्जी ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए कितनी एनर्जी एसोसिएट होती है? एनर्जी एसोसिएटेड विद each degree, whether it is rotational or translation, each degree of freedom, each degree of freedom, it is 1/2 kT। याद रखना हमेशा, है ना, it is observed result, we have to remember it। energy associated with each degree of freedom is 1/2 kT। सर KT K क्या? K is the Boltzmann constant, K is Boltzmann constant। ठीक है, T is absolute temperature, यानी टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है, टेम्परेचर इन केल्विन, दैट इज दिस। तो अगर मैं बात करूं भाई यहाँ पे, ठीक है, जैसे इतना लिख लिया आपने। सेकंड पॉइंट, इफ, ठीक है, इफ
there are f degree of freedom, अगर यहाँ पे f डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो फिर एनर्जी कितनी हो जाएगी बताओ, टोटल एनर्जी ऑफ दैट मॉलिक्यूल, टोटल F into half kT. of that molecule will be f into half kT, यानी f by 2 kT, f से मल्टीप्लाई कर लेंगे